यूक्रेन में नई सरकार बनवाएंगे पीएम मोदी, पुतिन का खुला ऐलान। व्हाइट हाउस में हुई इफ्तार पार्टी, ट्रंप ने जताया मुस्लिमों का आभार। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस ने की जिनपिंग से मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया में चुनाव की तारीख का ऐलान, 3 मई को होगा मतदान। थाईलैंड जाएंगे पीएम मोदी, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नया प्रस्ताव रखा है जो युद्ध खत्म करने में मददगार हो सकता है। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन में एक अस्थायी संयुक्त राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए जो चुनाव कराए और वहां की स्थिति को स्थिर करे। उनका मानना है कि यूक्रेन की मौजूदा सरकार की वैधता खत्म हो चुकी है क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की का कार्यकाल मई 2024 में समाप्त हो चुका है और नए चुनाव नहीं हुए हैं। पुतिन के अनुसार शांति समझौता करना वर्तमान यूक्रेनी सरकार के साथ गैर कानूनी होगा क्योंकि भविष्य में कोई नई सरकार उस समझौते को मानने से इनकार कर सकती है। इस प्रस्ताव में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। पुतिन ने भारत का नाम लिया और कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय और तटस्थ देश मानता है जो पश्चिमी देश के प्रभाव से मुक्त होकर शांति का समाधान निकाल सकता है। भारत पहले भी रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत को बढ़ावा देने की कोशिश कर चुका है। यदि यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करता है तो भारत जैसे देश यूएन सरकार का हिस्सा बन सकते हैं और यूक्रेन में चुनाव कराकर स्थिरता ला सकते हैं। पुतिन ने यह प्रस्ताव तब रखा जब रूस युद्ध में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। उन्होंने रूस के जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों का जिक्र किया जो 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है और पश्चिमी देशों के एंटी मिसाइल सिस्टम को चमका देने में सक्षम है। हालांकि पश्चिमी देशों को इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में संकोच हो सकता है क्योंकि वे यूक्रेन को सैन्य सहायता दे रहे हैं और नहीं चाहते कि शांति रूस की शर्तों पर हो। फिर भी अगर भारत इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है तो यह उनकी कूटनीतिक शक्ति को और मजबूत करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अमेरिकी मुस्लिम समुदाय का समर्थन करने के लिए आभार जताया। ट्रंप ने कहा कि नवंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में मुस्लिम अमेरिकियों ने उन्हें रिकॉर्ड संख्या में समर्थन दिया जो उनके लिए अविश्वसनीय था। उन्होंने रमजान के दौरान मुस्लिम समुदाय की धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया और उनके समर्पण की सराहना की। इफ्तार पार्टी के दौरान ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मेहमानों को इस आयोजन का आनंद लेना चाहिए और अगर किसी को यह पसंद नहीं आता तो वह शिकायत नहीं करे क्योंकि वे अभी भी व्हाइट हाउस में हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इसे असंवेदनशील और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं के खिलाफ बताया। ट्रंप ने इस अवसर पर मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के अपने प्रस्ताव के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने इजराइल और हमास के बीच संघर्ष का उल्लंघन करते हुए कहा, अमेरिका, मिस्र और कतर के सहयोग से जनवरी में एक संघर्ष विराम हुआ था लेकिन मार्च में वह समाप्त हो गया। हालांकि उनके आलोचक मानते हैं कि ट्रंप की विदेश नीति ने मध्य पूर्व में स्थायी शांति लाने में कोई ठोस योगदान नहीं दिया। इस इफ्तार पार्टी ने अमेरिकी राजनीति में फिर से बहस शुरू कर दी है। ट्रंप के समर्थक इसे मुस्लिम समुदाय के प्रति उनके बदले हुए रुख के रूप में देखते हैं जबकि विरोधी इसे केवल राजनीतिक अवसरवाद मानते हैं। पार्टी के विरोध में व्हाइट हाउस के बाहर कई मुस्लिम सिविल राइट्स समूहों ने नॉट ट्रम्प्स इफ्तार नाम से विरोध प्रदर्शन किया, ये दर्शाने के लिए कि ट्रंप की कथनी और करनी में काफी ज्यादा अंतर है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में मुलाकात की। यूनुस चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर थे और उन्होंने बुधवार को हैनान में आयोजित ओआओ फोरम फॉर एशियन वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके बाद वह बीजिंग पहुंचे जहां चीनी उप विदेश मंत्री सुन वेइदोंग ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान यूनुस ने चीन से कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत की जैसे कि चीनी ऋणों पर ब्याज दर कम करने और चीनी वित्तपोषित परियोजनाओं पर शुल्क माफ करने की अपील की। बोआओ फोरम के दौरान यूनुस ने चीन के कार्यकारी उप प्रधानमंत्री डिंग शुएचियांग से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं के लिए चीनी समर्थन मांगा। यूनुस ने चीन से विनिर्माण उद्योग जैसे वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, हल्की मशीनरी,
चिप निर्माण और सौर पैनल उद्योग को बांग्लादेश में स्थानांतरित करने में मदद की अपील की। चीन ने बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की इच्छा जताई है। चीनी उप प्रधानमंत्री डिंग ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस यात्रा को बहुत महत्व देते हैं और बांग्लादेश के समृद्धि के लिए वे पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार हैं। डिंग ने यह भी कहा कि बांग्लादेश और चीन के बीच 50 वर्षों के राजनयिक संबंधों की वर्षगांठ के मौके पर चीन निवेश, व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों में बांग्लादेश का पूरा समर्थन करेगा। बांग्लादेश के लिए चीन एक महत्वपूर्ण ऋणदाता है। 1975 से अब तक चीन ने बांग्लादेश को कुल 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है और वह जापान, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के बाद चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में 3 मई को आम चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसमें बढ़ती महंगाई और आवास की कमी मुख्य चुनावी मुद्दे हो सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की वामपंथी लेबर पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। अल्बनीज चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए शुक्रवार को गवर्नर जनरल सैम मॉस्टिन के आधिकारिक आवास पर गए और उन्होंने बाद में संसद भवन में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री एंथनी ने कहा, हमारी सरकार ने वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई तरीका चुना है। ये तरीका भविष्य के लिए निर्माण करते हुए जीवन यापन की लागत के दबाव से जूझ रहे लोगों की मदद करेगा। फिलहाल एंथनी अल्बनीज की लेबर पार्टी के पास निचले सदन में 78 सीटें हैं, जो 2 सीटों की बहुमत से सरकार चला रहे हैं। कई विश्लेषकों ने विपक्षी नेता पीटर डटन की लिबरल पार्टी के नेतृत्व वाले रूढ़िवादी गठबंधन के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना जताई है। अल्बनीज ने सत्ता में आने के बाद से ऑस्ट्रेलियाई में जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई है। पिछले चुनाव के बाद से ब्याज दरों में 12 बार बढ़ोतरी की गई। अल्बनीज ने 5 साल में 12 लाख मकानों का निर्माण करके आवास की कमी से निपटने का 2023 में वादा किया था, लेकिन इस दिशा में धीमी गति से काम हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3-4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड के बैंकॉक दौरे पर रहेंगे। ये यात्रा थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोंगटान शिनावात्रा के निमंत्रण पर हो रही है। मोदी 4 अप्रैल को थाईलैंड में होने वाले 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो थाईलैंड द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी, जिसमें दोनों देश आपसी सहयोग और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। भारत और थाईलैंड के बीच गहरे सांस्कृतिक, धार्मिक और समुद्री रिश्ते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। 2018 में भारत ने थाईलैंड को 4.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया था, जबकि 2021-22 में यह बढ़कर 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। थाईलैंड भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही भारत और थाईलैंड के बीच व्यापार, बंदरगाह कनेक्टिविटी, ग्रिड कनेक्टिविटी और पेट्रोलियम पाइपलाइन जैसे क्षेत्रों में समझौता हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में भी बढ़ोतरी देखी गई है, जैसे सैन्य अभियान मैत्री और सियाम और समन्वित गश्ती नौसेना अभ्यास। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका जाएंगे, जहां वे श्रीलंका के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और दोनों देश के बीच साझा भविष्य के साझेदारी समझौते की प्रगति की समीक्षा करेंगे। फिलहाल अब जिस तरीके से थाईलैंड में लगातार भूकंप आ रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है और क्या प्रधानमंत्री मोदी 3-4 अप्रैल के आसपास थाईलैंड जाते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 50।